हेलो एवरीवन। फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स मैं अपनी क्लास 12th जो बायोलॉजी क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रही हूँ और हम चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ हमें पता है कि अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चे जितने भी ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में हम स्टडी करते हैं वो सब क्लास 11th का पार्ट है। चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम, बी इट लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अलग से एज अ होल यूनिट हमें क्लास 12th में पढ़ना होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एवरी ईयर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से 3 और 4 क्वेश्चन जो हैं वो मस्ट हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नीट में। हो सकता है कि किसी साल किसी और ऑर्गन सिस्टम जैसे कि किसी साल एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आया या किसी साल डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा इसलिए कि अकॉर्डिंग टू एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपकी बेसिक सेक्सुअल एजुकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम रिप्रोडक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। वी नो व्हाट इज़ ऑफस्प्रिंग्स, बट what is important that offsprings are biologically and genetically similar to parent। ठीक है, ध्यान रखना है सिमिलर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में और सिमिलर में डिफरेंस होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बच्चे एग्जैक्ट कॉपी। इवन दो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन स्पीशीज़ का ही होगा, है ना, लेकिन हम अपने माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते ना। हम सिमिलर होते हैं, हमारे फीचर्स उनसे मिलते हैं, हमारी हैबिट्स भी उनसे मिलती है, बट हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ठीक है, रिप्रोडक्शन अनेबल्स एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हमें पता है कि हमारा एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, बर्थ होता है, पहले हम चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, उसके बाद यंग अडल्ट, ठीक है, ओल्ड एज एंड डेथ। तो हमारा अपना एक लाइफ साइकिल होता है। और अगर ऐसे डेथ के बाद ऐसे तो वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डेथ के बाद ख़त्म है स्पीशीज़, लेकिन जो स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है रिप्रोडक्शन की वजह से। दैट इज़ वाई रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। कि जो भी लिविंग बींग के अंदर कंसीडर होता है, रिप्रोडक्शन उसका एक बेसिक कैरेक्टर होता है। हालांकि डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता बच्चे। डिफाइनिंग का मतलब कि अगर कोई कपल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि इनफर्टाइल है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है रिप्रोडक्शन की, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो लिविंग बींग नहीं है। ठीक है, तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लाइफ का, लेकिन बेसिक फीचर ज़रूर है। तो आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज़ सेक्सुअल। हम सिर्फ क्लास 12th में नहीं, जब से साइंस पढ़ रहे हैं, काफ़ी बेसिक है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो अब हमें 12th पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा डिटेल में ये टॉपिक। सो लेट अस नाउ डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट यानी कि बात कर रहे हैं हम मेल की एंड फीमेल की, यानी कि ये उन स्पीशीज़ के अंदर होता है जहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। व्हाट इज़ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? कि जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता, कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता। दैट्स वाई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्पर्म जो होता है वो मेल गैमीट होता है, एग जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है। उनकी फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो होता है जाइगोट। दोबारा बोल रही हूँ, स्पर्म इज़ अ मेल गैमीट, ठीक है, एग इज़ अ फीमेल गैमीट। उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी और हमें जाइगोट मिलेगा। और ये पूरी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इवन स्पर्म की फॉर्मेशन, एग की फॉर्मेशन, सब हमें डिटेल में पढ़ना है।
ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है उसका ऑफस्प्रिंग उसकी कॉपी होता है, कॉपी ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद जो मेन प्रोज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो ये कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली यूनिक होता है। यूनिक का मतलब वो बिल्कुल कॉपी नहीं होता पेरेंट ऑर्गेनिज्म की, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है पेरेंटल जीन्स का। मतलब हमारे हाफ जीन्स जो हैं वो मेल से आए हैं, यानी कि हमारे फादर से आए हैं। हाफ जीन्स जो हैं वो हमारी मदर से आए हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे फीचर्स दोनों से मिलते हैं, तो हम किसी एक की तो कॉपी नहीं है ना। लेकिन ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट की कॉपी होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, ठीक है। हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जैसे ह्यूमंस, जो अदर एनिमल्स हैं, मैमल्स में आते हैं, चाहे मैमल्स में नहीं भी आते हैं, या फिर प्लांट्स, ठीक है। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है एज सच यीस्ट, स्पंजेस एंड बैक्टीरिया, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और जो प्रोज है, जो बेनिफिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो यही है कि जो ऑफस्प्रिंग है उनमें वेरिएशन होती है अपने पेरेंट के कंपैरेटिवली, और वेरिएशन जो है इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए रॉ मटेरियल होती है। अगर हमें विकास करना है, विकसित होना है, तो वेरिएशन ज़रूरी हैं। हालांकि वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकती है, वेरिएशन बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, वो हम आगे जो जेनेटिक्स की हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट या जेनेटिकली यूनिक होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है और हम जो हैं अपने पेरेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट है, हमारे अंदर वेरिएशन है, तो हो सकता है कि हम बेटर सूटेड हों उस चेंज एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका कॉन्स क्या होता है कि इसमें रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ऑब्वियसली ह्यूमंस के कितने बच्चे होते हैं, बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट्स, ठीक है। ई कोलाई का बच्चे जो जनरेशन टाइम होता है वो होता है 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स में वो दोबारा डिवाइड करने लग जाता है। ह्यूमंस के कितने ही बच्चे होते हैं पूरे लाइफ टाइम में। सो इसलिए हम कहते हैं कि इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब कि प्रोजनी जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली मैंने बोला कि बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड कर सकता है, तो अगर हम एक बैक्टीरिया से भी शुरू कर रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि 24 घंटे के बाद कितने होंगे, है ना। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एक्सट्रीमली एफिशिएंट। बट कौन्स क्या हैं, ये कि अगर पेरेंट के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसके ऑफस्प्रिंग्स उसकी कॉपी हैं, उनके अंदर भी वो जेनेटिक डिफेक्ट होगा, ठीक है। ये उसके कौन्स हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करें तो हमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज़ फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद बडिंग, ठीक है। उसके बाद होता है रीजनरेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड लास्ट वन इज फॉर्मेशन। और एक एक करके हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने की थी, दैट इज बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। सबसे कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे पेरेंट्स जो है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है फर्स्ट तो न्यूक्लियर, क्योंकि दो डॉटर, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बच्चे हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ही सेल होता है और उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस तो होता ही है, ठीक है। तो जब वो डिवाइड करता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होएगी, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है सबसे पहले वो डिवाइड करेगा, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होएगी। इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, इवन माइटोसिस की प्रोसेस हमने पढ़ी हुई है, उसमें यही होता है, पहले कार्योकाइनेसिस होता है एंड देन साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस व्हाट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हालांकि प्लेन
ऑफ फिजन डिफर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोन्स के अंदर मेनली बाइनरी फिजन्स होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटोजोन्स मेंशन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रोटोजोन्स और भी कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो प्लेन ऑफ फिजन है, मतलब किस प्लेन में वो डिवाइड हुआ है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनली हुआ है, हॉरिजेंटली हुआ है, किस प्लेन में डिवाइड हुआ है, उसके बेसिस पे हम बाइनरी फिजन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे दोबारा मेंशन किया हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज इरेगुलर। ठीक है, एज नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं होती। जैसे अमीबा की अगर हम बात करें, उसकी कोई शेप नहीं होती, ना वो ओवल होता है ना वो राउंड होता है। इवन जिनकी ऐसी इरेगुलर सी शेप होती है, उस शेप को ही हम अमीबोइड शेप कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जहाँ से ये कहीं से भी डिवाइड हो जाते हैं, इरेगुलर है, इनके अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है दैट इज़ इरेगुलर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन इज इरेगुलर इन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव डिफाइंड बॉडी शेप। इनकी कोई डिफाइंड बॉडी शेप नहीं होती। इन दीज ऑर्गेनिज्म देयर विल बी नो डिफाइंड प्लेन ऑफ फिजन। ठीक है, इसलिए इसको हमने नेम दिया है इरेगुलर बाइनरी फिजन, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। द सेकेंड टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इज लॉन्गिट्यूडनल। एज द नेम सजेस्ट, जो बॉडी प्लेन है, जैसे अगर ये शेप है ऑर्गेनिज्म की, ये उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके बॉडी प्लेन के पैरेलल। ठीक है, तो वो इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो है ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड होता है। दिस टाइप ऑफ फिजन प्रोसेस स्टार्ट्स एट द एंटीरियर एंड, ये एंटीरियर एंड होता है, ये पोस्टीरियर एंड होता है। तो दिस टाइप ऑफ फिजन प्रोसेस स्टार्ट्स एट द एंटीरियर एंड एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, द प्लेन ऑफ फिजन इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड वोटिसेला। अब थर्ड टाइप ऑफ बाइनरी फिजन जो है वो है ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ऑब्वियसली, तो जो अगर ये बॉडी शेप है ऑर्गेनिज्म की, तो ये उसके हॉरिजॉन्टल होता है, उसके बॉडी प्लेन के राइट एंगल पे होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। द प्लेन ऑफ फिजन इन दिस टाइप इज एट राइट एंगल टू दी बॉडी प्लेन, जो कि लॉन्गिट्यूडनली होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि है पैरामीशियम। यहाँ पे आपको शो हो रहा है पैरामीशियम के अंदर, ये देखो ये है, यहाँ से फिजन हो रहा है, तो उसके बाद ये जो होगा वो अलग पैरामीशियम होगा, ये जो होगा ये अलग पैरामीशियम होगा। एंड द लास्ट वन इज ओब्लीक बाइनरी फिजन। इसका मतलब कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी प्लेन होता है उससे कुछ एंगल पे होता है, राइट एंगल पे नहीं होता, कुछ एंगल पे होता है। वो एंगल कितना ही हो सकता है, ऐसे ओब्लिकली। ठीक है, द ओब्लीक बाइनरी फिजन इज कॉमन इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होता है, डाइनोफ्लैजिलेटा इनका फाइलम होता है। ठीक है, इनके अंदर सीलिया होता है और ये मोस्टली फ्रेश वाटर के सरफेस पे मिलते होते हैं। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर ओब्लीक बाइनरी फिजन कॉमन होता है। इन दिस टाइप द प्लेन ऑफ फिजन इज ओब्लीक टू दी बॉडी एक्सिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं बता चुकी हूँ। एंड एग्जाम्पल इज सिरेडियम, जो यहाँ पे हमें डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, अब बात करें हम मल्टीपल फिजन की, तो अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड होता है, जबकि मल्टीपल फिजन एज नेम सजेस्ट मैनी। ठीक है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा, ठीक है, डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। इन मल्टीपल फिजन a protective covering called a cyst develops over the cell. In this, the nucleus undergoes repeated division to produce a large number of nuclei. सबसे पहले वही कायोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है,
दो में नहीं डिवाइड करता, कई न्यूक्लियस में डिवाइड करता है। ईच न्यूक्लियस अलोंग विद लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस भी है, उसके पास साइटोप्लाज्म भी है, और वो अपने चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन डेवलप करेगा जो कि उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। एंड ऑल दी डॉटर सेल्स आर इक्वली साइज्ड एंड सिमिलर। ठीक है, अगर मैं डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम के अंदर हमने मल्टीपल फिजन शो किया हुआ है कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न हुई है। ठीक है, और उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है और उन्होंने एक सेल मेम्ब्रेन भी डेवलप कर ली है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हमने सिस्ट मेंशन किया था। ठीक है, एट द राइट टाइम ये सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगी और ये सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म हैं वो रिलीज हो जाएंगे, एंड ईच वन ऑफ देम ये ग्रो होकर के पूरा पेरेंट सेल बनाएंगे। ठीक है, अब बच्चे जैसे बाइनरी फिजन के टाइप होते हैं ना, ऐसे ही मल्टीपल फिजन के भी टाइप होते हैं। उसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। फर्स्ट वन इज शिजोगोनी, इज द एसेक्सुअल काइंड ऑफ मल्टीपल फिजन एंड इट्स एंड प्रोडक्ट इज ट्रोफोसाइट। ठीक है, दूसरा है गैमोगोनी, इज द सेक्सुअल काइंड ऑफ मल्टीपल फिजन इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड। स्पोरोगोनी is also sexual kind of multiple fission by which spores are formed। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। एक सेकेंड, इसको डिटेल में आपको समझाने के लिए ना मैं आपको प्लाज्मोडियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए, वो मलेरिया पैरासाइट होता है। ठीक है, उसका लाइफ साइकिल समझा रही हूँ ताकि हमें इन टर्म्स का कंफ्यूजन ना रहे, व्हाट इज सीजोगोनी, गैमोगोनी, स्पोरोगोनी। लेकिन जो ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो है एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है जिसके अंदर दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है, प्लाज्मोडियम के लिए प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है। ठीक है, उसके बाद ये एनाफ्लीज मॉस्किटो की गट के अंदर होता है। ठीक है, और जब ये गट के अंदर होता है तो जो इसकी लाइफ साइकिल की स्टेज होती है वो होती है स्पोरोजोइड्स। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो स्पोरोजोइड्स हैं, जब बाइट किया मॉस्किटो ने ह्यूमन को तो ये स्पोरोजोइड पहले ब्लड के थ्रू लीवर तक जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये लीवर सेल्स जिनको हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं उनको इन्फेक्ट किया। ठीक है, जब हिपेटोसाइट्स को इन स्पोरोजोइड्स ने इन्फेक्ट किया तो उसको हमने मेंशन किया हिपेटिक शिजोंट। ठीक है, बाद में वहाँ पे ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे इनका डिवीज़न है यही सीजोगोनी है जिसको हमने मेंशन किया था। देखो कितने सारे बने हुए हैं। ठीक है, एट द राइट टाइम ये जो शिजोंट है वो रप्चर हो जाएगा और ये सारे जो जिनको हम मीरोजोइट बोलते हैं, ईच वन ऑफ देम इज़ अ मीरोजोइट। ठीक है, वो लीवर से बाहर आएंगे और इनका जो मेन टारगेट होता है वो होते हैं इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। अब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो इनकी लाइफ साइकिल की कुछ स्टेज होंगी, जैसे पहले ये रिंग की शेप में होंगे, उसके बाद ये ग्रो करेंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे और फिर आरबीसी फाइनली रप्चर हो जाएगा और मीरोजोइट्स जो हैं, ठीक है, वो बाहर निकलेंगे और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन कुछ जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं, पहले हमने इनको मीरोजोइट बोला था, जब इन्होंने आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया तो हमने इनको ट्रोफोजोइट बोला है। कुछ जो ट्रोफोजोइट्स होंगे वो गैमीट्स फॉर्म करेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, और वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर दोबारा कोई हमें एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो अगर बाइट करता है तो ये गैमीट्स जो हैं हमारे ब्लड के थ्रू उसकी गट के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे जो है इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और ये फिर से स्पोरोजोइट बनाएंगे। और अगर वही मॉस्किटो दोबारा से किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगा तो फिर से स्पोरोजोइट जो हैं ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो हमने सारे वर्ड्स यहाँ पे देखे हैं। यहाँ पे ट्रोफोजोइट से जो है गैमीट्स भी फॉर्म हुए हैं, यही हम गैमोगोनी की बात की थी।
यहाँ पे स्पोरोजोइट्स हैं, हमने स्पोरोगोनी की भी बात की थी कि फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोर्स बन रहे हैं, ये क्या हैं, ये स्पोर्स हैं, ठीक है। तो वो स्पोरोगोनी था, और ये जो यहाँ पे मीरोजोइट्स रप्चर होने के बाद बाहर निकले हैं, ये है शीजोगोनी, ठीक है। ये लाइफ साइकिल आपकी सिलेबस में नहीं है, मैं दोबारा से मेंशन कर रही हूँ, मैंने सिर्फ ये टर्म्स को क्लियर करने के लिए आपको बताया है। अब मल्टीपल फिजन का यहाँ पे भी एक डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। क्या है डायग्राम, ये दिख रहा है आपको, ईच वन ऑफ देम, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है इनके पास, डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है, और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये हर एक कुछ टाइम के बाद यहाँ से डिवाइड करके एक अलग न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। तो ये मल्टीपल फ्यूजन हुआ, कितने सारे हमारे पास न्यूक्लियाई हैं, कितने सारे जो हैं डॉटर ऑर्गेनिजम्स इसमें फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल फ्यूजन इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मोटोमी क्या होती है? प्लाज्मोटोमी इज अ एसेक्सुअल काइंड asexual reproduction in which a multinucleate cell, multinucleate है याद रखिए, into two or more multinucleate daughter cells, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो भी मल्टीन्यूक्लिएट है, ठीक है, उसके पास भी काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, और जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो भी मल्टीन्यूक्लिएट है। जैसे यहाँ पे ये आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, देखो ये तीनों डॉटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी जॉइंट हैं, लेकिन बाद में ये डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हर एक डॉटर ऑर्गेनिज्म भी मल्टी न्यूक्लिएट है। ये जो ब्लैक डॉट यहाँ पे रेफर कर रहे हैं ये न्यूक्लियस हैं। तो पहले पेरेंट ऑर्गेनिजम्स में ही सब न्यूक्लियस थे, जब इसने डिवाइड किया तो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बने, डॉटर सेल्स बने, और सबके पास मोर देन वन न्यूक्लियस है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोटोमी, एंड इसका एग्जाम्पल है प्लियोमाइक्सा। Now another kind of asexual reproduction is budding. A bud is a smaller individual formed after nuclear division. ठीक है, बड जो होती है वो एक आउटग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी आउटग्रोथ, ठीक है, ये उसकी आउटग्रोथ है, और आगे ये ग्रो करके एक अलग ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है, जिसको हम बडिंग कहते हैं, ठीक है। बडिंग मोनोटोनिक भी हो सकती है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से एक ही बड डेवलप होती है, एक टाइम पे एक ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ठीक है। हाइड्रा में ये होता है, वोटिसेला में ये होता है, या फिर मल्टीपल बडिंग भी होती है, जैसे कि यहाँ पे इफ्लोटा में ये दिखाया हुआ है, ये 1, 2 और 3 बड यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। और ये बड ग्रो करने के बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगी, ठीक है, और क्योंकि मोर देन वन बड यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो ये मल्टीपल बडिंग का एग्जाम्पल है। अब आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बर्ड्स कैन अक्कर आइदर एक्सोजिनसली एंड एंडोजिनसली। एक्सोजिनसली का तो मतलब ये है आउटग्रोथ, लेकिन एंडोजिनस बडिंग का क्या मतलब होता है, ये हम यहाँ पे एग्जांपल्स, गैम्यूल्स इन स्पोंजिला एग्जांपल है एंडोजिनस बडिंग का। अच्छा, गैम्यूल्स क्या होते हैं? ये यहाँ पे एक गैम्यूल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर आर्कियोसाइट्स, ठीक है, दीज आर आर्कियोसाइट्स, ठीक है। और इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये सारी जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। और ये जो है इसकी ओपनिंग है, जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस टाइम ये जो कवरिंग है, इन को आर्कियोसाइट्स को, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है, हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने की, इनको ये प्रोटेक्टिव कवरिंग उस टाइम कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से। जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट आता है ये कवरिंग हट जाती है, ये जो माइक्रोपाइल, ये जो ओपनिंग है, इससे ये सेल्स जो हैं आर्कियोसाइट्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। और मैं बता चुकी हूँ कि ईच वन ऑफ देम कैन फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो स्पंजेस के अंदर जो गैम्यूल्स का एग्जाम्पल है वो इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बडिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल होते हैं बडिंग की। इसमें क्या है, इट बिगन्स बाय डेवलपिंग ए स्मॉल बड आउटग्रोथ ऑन द साइड ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म।
bud may develop from any part of the organism, but in most cases there are special areas on the parent organism that promotes bud development. Then the bud breaks off as a completely new organism. ठीक है, एग्जाम्पल yeast and hydra. ठीक है, द टू न्यू ऑर्गेनिज्म विल हैव आइडेंटिकल डीएनए. वो तो हम बात ही कर चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो डॉटर होता है वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की कॉपी होता है, आइडेंटिकल होता है. ये यहाँ पे बडिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा जो है वो डायग्राम से शो की हुई है. एक यीस्ट सेल है, यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ पे बड जो है वो डेवलप हो रही है. ठीक है, कई बार क्या होता है जो एक बड डेवलप होती है वो जो है डिटैच हो जाती है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है. लेकिन कई बार वो बड क्या है वो अटैच ही रहती है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, फिर उसमें से एक और बड निकलती है और एक और. तो ऐसे ये जो है वो चेन ऑफ बड्स हैं. ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है. ऑन द अदर वे हाइड्रा के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रा है. ठीक है, यहाँ पे ये छोटी सी आउटग्रोथ हमें दिख रही है. जैसे जैसे वो आउटग्रोथ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो वो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के फीचर डेवलप कर रही है. ठीक है, ये टेंटिकल्स इसमें भी आ गए. और जब ये कम्प्लीटली ग्रो करेगी तो उसके बाद ये डिटैच हो जाएगी पेरेंट ऑर्गेनिजम्स से. ठीक है, तो बडिंग ऐसे ही होगी. अब रीजनरेशन की बात करते हैं. रीजनरेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट. ठीक है, अगर किसी और रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी बॉडी पार्ट है जो कि उससे डिटैच हो गया है वो उसको दोबारा ग्रो कर लेता है. ठीक है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा सक्सेसफुल है कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स में. अगर हमारा हाथ कट जाता है तो हमारे अंदर तो नहीं ग्रो होता पूरा हाथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम क्रैब्स कैन ग्रो न्यू क्लोज और बॉडी पार्ट्स आफ्टर द ओरिजिनल पार्ट ऑफ आर लॉस्ट. इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी ऐसा होता है. ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम कॉमन लाइफ में भी देखते हैं रीजनरेशन का वो होती है लिजर्ड. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी उसको कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अपनी टेल छोड़ देती है. उसके बाद वो जो टेल है वो उसमें रीग्रोन हो जाती है. हालांकि अलग अलग स्पीशीज होती है लिजर्ड की, उसके हिसाब से अलग अलग टाइम लगता है कि कितना टाइम लगता है उसको रीजनरेट होने में, बट वो रीजनरेट हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे जो ऑटोटोमी वर्ड लिखा हुआ उसका मतलब है कि उसने खुद अपना पार्ट जो है वो डिटैच किया था. मतलब जब उसको प्रीडेटर कैच करने की कोशिश की, ठीक है, उसने उसको अगर टेल से पकड़ा तो उसने अपनी टेल ही डिटैच कर दी अपने बॉडी पार्ट से, इसलिए इसको ऑटोटोमी बोला हुआ है. वन ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द प्लेनेरियम, द टाइप ऑफ flatworm which scientists love to study. ठीक है, if this is cut into two with a razor, the head will regrow a new tail and the tail will regrow a new head. जैसे कि यहाँ पे ये फ्लैटवर्म है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो जो अपर पार्ट था जिसके पास हेड था उसने टेल रीजनरेट कर ली, और जो लोअर पार्ट था जिसके पास टेल थी उसने हेड रीजनरेट किया. ठीक है, अब रीजनरेशन की भी ना टाइप होती हैं, दो टाइप होती हैं, एपीमोर्फोसिस एंड मोर्फोलैक्सिस. एपीमोर्फोसिस में क्या होता है कि अगर हमारा कोई पार्ट जो है वो डिटैच हो गया है तो ये जो पार्ट है वो सबसे पहले उतना ही ग्रो करेगा और बाद में ग्रो करने के बाद ओरिजिनल पार्ट की शेप ले लेगा. यानी कि जो अब नया पार्ट रीजनरेट हुआ है वो फॉर्मर के पहले वाले पार्ट के बिल्कुल सिमिलर है साइज़ में, छोटा नहीं है इससे साइज़ में. ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ से कट गया था तो यहाँ से ही उसके क्लोज डेवलप हो गए और उसका साइज़ छोटा हो गया. नहीं, एपीमोर्फोसिस में ऐसा नहीं होता. लेकिन मोर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ से मोर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ से डिटैच किया, ये यहाँ पे इसने यहाँ पे ही टेंटिकल्स जो हैं वो डेवलप कर लिए. अब इस ऑर्गेनिज्म का साइज़ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म से छोटा है. ठीक है, इस टाइप की रीजनरेशन को हम बोलते हैं मोर्फोलैक्सिस. द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन. दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू रीजनरेशन बट एक डिफरेंस है. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है
कि अगर पेरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम जितने भी पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईच पीस विल डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म को हम जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। ऐसा रीजनरेशन में नहीं होता। रीजनरेशन में क्या होता है कि एक कोई अगर हमारा बॉडी पार्ट डिटैच हो गया तो वो जो है रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म अलग से तो नहीं रीजनरेट होता। जैसे अगर टेल है, मैंने कहा कि लिजर्ड की जो टेल है वो रीजनरेट हो जाती है, लेकिन टेल जो डिटैच हुई थी उस टेल के ऊपर पूरी लिजर्ड तो नहीं दोबारा रीजनरेट होती, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा होता है। हालांकि ये लिजर्ड में नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। इवन इन स्टारफिश अ न्यू इंडिविजुअल कैन डेवलप व्हेन अ पेरेंट स्टारफिश इज कट इनटू टू। यहाँ पे स्पायरोगायरा का डायग्राम से एग्जाम्पल शो हुआ है। क्या है, यहाँ पे डायग्राम में कि एक रेक्टेंगुलर सेल है, ठीक है, और उसके अंदर इसको फिलामेंट बोलते हैं। जो स्पायरोगायरा के रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से लीनियरली अटैच होते हैं, जिसको हम एक फिलामेंट बोलते हैं। अगर इस फिलामेंट के एक सेल को हम यहाँ से अलग कर दे, कट कर दे, तो ये एक सेल दोबारा से डिवाइड कर करके पूरा फिलामेंट जो है वो रीग्रो कर लेगा। इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब स्पोरुलेशन की बात करते हैं। दिस मे लुक सिमिलर टू सीड फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बट स्पोर प्रोडक्शन ओनली अकर इन नॉन फ्लावरिंग। हमें पता होता है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। क्या बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन में हमारे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स। उसके अंदर ना स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स के और सीड के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो टर्म स्पोरुलेशन होती है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स होती है ओब्वियसली, लेकिन स्पोर्स का जो डिफरेंस होता है सीड से, वो क्या होता है कि स्पोर्स कैन रिमेन डोरमेंट अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल। कि जो स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक इनएक्टिव स्टेज में रह सकते हैं। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, कोई सालों तक भी रह सकता है, ठीक है, सर्वाइव कर सकता है, और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वो दोबारा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल। जो सीड होते हैं वो सिंगल सेल नहीं होते, थिन वोल्ड प्रोपेग्यूल्स। और जो सीड होते हैं वो थिक वोल्ड होते हैं, टेस्टा, टेगमन। हमें सीड वॉल पता है ना, स्पोर्स में नहीं होती वो। ठीक है, तो स्पोरुलेशन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है, इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सीड जो है वो प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये हमें पता है। ठीक है, अच्छा, अब ना स्पोर्स की कई टाइप्स होती हैं। ठीक है, मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। ठीक है, क्योंकि वो मोटाइल्स हैं। इसके अलावा नॉन मोटाइल स्पोर्स की भी कई टाइप होती है। कोनिडिया होती है पेनिसिलियम में, ओडिया होती है एगेरिकस में, क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं रीजोपस में। हालांकि इनका थोड़ा, क्योंकि अलग अलग इनको नाम दिए, इनका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। और जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, टेक्सोनोमी पढ़ते हैं, तो सबके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोनिडिया, ओडिया और क्लामाइडोस्पोर्स नाम आपने पहली बार सुने हैं, इनके बारे में पता है आपको। हमें इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोरुलेशन जो होती है इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सीड प्रोडक्शन जो होती है, जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन का उसमें पढ़ेंगे, वो प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जो लास्ट और फाइनल टाइप होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये प्लांट्स में होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लांट्स में होती है। ठीक है, तो प्लांट्स सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है उनमें। न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस from vegetative structures such as roots, stems and leaves of some plants. This process can be natural and can be artificial. ठीक है, रूट्स नेचुरल में कौन कौन सी टाइप होती है? रूट्स, सम रूट्स सच एज दोज ऑफ स्वीट पोटैटो, बिगोनिया, डेलिया हैव swollen roots that serve as a storage structure. स्वीट पोटैटो पता है ना, हमें शकरकंदी को बोलते हैं, हमें उसका स्ट्रक्चर पता है ना, ऐसे इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है। और वो जो स्वीट पोटैटो होता है वो स्टोरेज ऑर्गन होता है उस प्लांट का।
वहाँ पे वो स्टार्च या जो भी फूड होता है वो स्टोर करता है, ठीक है। और जो टाइप है रूट की उसको हम बोलते हैं ट्यूबर। स्वीट पोटैटो इज़ अ ट्यूबर। हमने ये सब टाइप मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ी हुई है, ठीक है। ट्यूबर कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट दैट हैव आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप एज द पेरेंट। ये बात तो बार बार मेंशन करने की नीड नहीं है कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जब तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तब तक डॉटर जो है वो पेरेंट के जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होगा। तो हम ट्यूबर्स की बात कर रहे थे। स्वीट पोटैटो जो होता है ट्यूबर होती है, जो कि हमने मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है कि ट्यूबर्स क्या होते हैं। लेकिन अगर स्वीट पोटैटो का हम एक पीस काट के उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो वो पूरा प्लांट डेवलप कर लेता है। ये यहाँ पे हम कहने की कोशिश करते हैं और इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम से भी मेंशन किया हुआ है कि ये देखो ये होता है, ऐसा ही होता है ना स्वीट पोटैटो का कुछ शेप, ठीक है। स्वोलन रूट एक्ट एज स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे इनके ऊपर ना ये बड डेवलप होती है, ये रही बड, ठीक है। ट्यूबर्स विद बड्स एट द बेस ऑफ स्टेम, ये बेस है, ऊपर स्टेम का पार्ट है। यहाँ पे जो बड है कैन बी सेपरेटेड एंड न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम देम। अच्छा, अब जो ट्यूबर होती है वो रूट की मॉडिफिकेशन है एज अ स्टोरेज ऑर्गन। वैसे ही हमने मोर्फोलॉजी में स्टेम की भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन पढ़ी हुई हैं, रनर्स, रिजोम, बल्ब, कोम, ठीक है, और सकर। ट्यूबर जो है वो रूट की मॉडिफिकेशन होता है, सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पे नहीं है, स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इन मैनी प्लांट्स द स्टेम हैव बर्ड्स ऑन देम, ठीक है। ओनियन, डैफोडिल्स, स्ट्रॉबेरीज हैव स्टेम्स दैट कैन स्टार्ट न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो जितने भी टाइप के यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेम बताए हुए हैं, इसके अंदर जो हैं हम ये प्याज होता है, बल्ब जो होता है वो ओनियन होता है। ओनियन के ऊपर अगर थोड़ा टाइम तक हम अनियन को छोड़ दें तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन जो होती हैं, ग्रीन ये दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। और अगर इस टाइम पे हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही शक्कर, ठीक है, यहाँ पे ये बड मेंशन की हुई है, ठीक है। रिजोम में भी ऐसे ही यहाँ पे ये देखो बर्ड्स होती हैं, रनर्स में भी। यहाँ पे इनको इंडिविजुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे +2 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इनके स्ट्रक्चर में एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जो कि नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। अब ऐसे कई लीव्स भी होती है, कई प्लांट्स की लीव्स भी होती है बच्चों जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता है इसका कौन सा होता है? बिगोनिया, ठीक है। बहुत हमने मोर्फोलॉजी में काफ़ी फेमस एग्जांपल है, ठीक है। ब्रायोफाइलम में भी होती हैं, पत्थरचट, उसके भी वो तो बहुत कॉमनली हमारे आसपास दिखता है हमें। और उसके जो लीव्स होती है, बड़ी लीव्स होती है, उनके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स डेवलप होती हैं, ठीक है। उनके पास एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं, ठीक है। व्हेन सच लीव्स टच द ग्राउंड न्यू प्लांट डेवलप दैट ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट्स, ठीक है। अब तो इसलिए हम उन एडवेंटिशियस बर्ड को कट करके प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ये देखो इस डायग्राम में इन्होंने ब्रायोफाइलम की एक लीफ दिखाई हुई है, ठीक है। और उसके ऊपर ये मार्जिन के ऊपर ये एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, ठीक है। और इनके ऊपर ये रूट्स भी हैं। अगर इस एक बड को हम सोयल के अंदर वो दबा दें तो ये पूरा नया प्लांट डेवलप कर लेगी। अब ये सब जो मेथड थे वो थे नेचुरल रिप्रोडक्शन के। अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे जिसमें फर्स्ट मेथड होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। मैं डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी क्या होता है। ये देखो यहाँ पे कि हम प्लांट जो है उसको हमने ओब्लिकली कट किया। जो अपर पार्ट है वो है शियोन, जो लोअर पार्ट है वो है स्टोक, ठीक है। अब मान लो इस शियोन को हमने किसी दूसरे प्लांट के साथ यहाँ पे रखा और रैप कर दिया, ठीक है। अब ये नया प्लांट कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। ये जो नया प्लांट है ये पूरा प्लांट नहीं था, ठीक है। मान लो अगर इसकी हमने एक छोटा सा स्टेम भी यहाँ पे रैप कर दिया, अब नीचे वाले पार्ट्स के पास रूट है तो ये वो छोटा सा स्टेम भी पूरे न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास इसके पास रूट्स हैं, ठीक है। और ऊपर हमने सिर्फ छोटा सा किसी दूसरे प्लांट का स्टेम जो है वो यहाँ पे रैप कर दिया।
अब क्योंकि रूट्स है उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं इस पार्ट को, तो आगे पूरा ही प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग बोलते हैं हम इसको, और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व जॉइनिंग द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट नोन एज शियोन टू द रूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट नोन एज स्टॉक। द टू आर जॉइंट वेयर द साइज ऑफ शियोन एंड स्टॉक आर वेरी क्लोज। ऐसा होना चाहिए कि जिन दो प्लांट्स को हमने एक साथ रैप किया है उनकी डायमीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दे बोथ आर कट डायगनली एंड प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर। दे आर देन टेप्ड एंड लेफ्ट टू हील विद टाइम। अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करें तो वो होता है कटिंग, जो कि बहुत कॉमन हम रोज़ में देखते हैं। रोज़ की हमारे पास एक टहनी होती है जिसको हम कली बोलते हैं, जिसको गुलाब की कली हम उसको बोलते होते हैं। उसको अगर हम सोइल में दबा देते हैं तो पूरा जो रोज़ का नया प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। ऐसे ही शुगर केन में भी होता है, गन्ना भी ऐसे ही होता है। आपने कभी देखा होगा गन्ने की कोई सीड्स नहीं होते हैं। जब हमें नई फसल चाहिए होती है गन्ने की, तो हम जो पुराने गन्ने होते हैं उनको ही ज़मीन में दबाते होते हैं खेतों में, और उनका जो जैसे ऐसे अगर शुगर केन का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसे पोरी होती हैं और यहाँ पे बड्स होती हैं। तो जब हम उसको हॉरिजॉन्टली जो है सोइल के अंदर दबा देते हैं तो यहाँ से नया प्लांट जो है, नया शुगर केन जो है वो डेवलप होता है। प्लांट सच एज रोजेस एंड शुगर केन कैन बी कट एट दी पॉइंट ऑफ नोड्स। वो जो मैंने मेंशन किया था शुगर केन में, वो उसकी इंटरनोड होती है, तो वहाँ से कट करते हैं। दीज पॉइंट्स आर देन प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल्स। आफ्टर सम टाइम एडवेंटिशियस रूट्स develop at the point and new plant begin to grow. There are many type of cutting technique grouped into 3 categories: stem, leaf and root cutting. ठीक है, stem cutting include hardwood, semi hardwood and softwood cutting, and leaf cutting include leaf blade cutting, leaf vein cutting and leaf bud cutting, leaf edge cutting, and the third category is root cutting. ठीक है, ये नाम है, पहली बार सुने होंगे आपने, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया हुआ है। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कितने टाइप की कटिंग होती है। आपको बस याद जो रखना है वो ये रखना है कि ग्राफ्टिंग एंड कटिंग इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और एग्जाम्पल जैसे रोज़ में कटिंग एक एग्जाम्पल होता है, शुगर केन में। ये दो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टेम कटिंग जो है डायग्राम से भी दिखाया हुआ है कि यहाँ से स्टेम को कट किया, उसको सोयल में दबा दिया, प्लांट कर दिया। हालांकि जो स्टेम का पार्ट है उस वहाँ पे एक नोड है, ठीक है, वो ज़रूर होनी चाहिए, और बाद में क्या है वो पूरा प्लांट डेवलप कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पे रूट कटिंग की बताई हुई है कि अगर रूट है उसको हम यहाँ से कट कर दें तो यहाँ पे एक नोड जो है वो डेवलप हो जाएगी और पूरा प्लांट यहाँ से डेवलप होने लगेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। The next type of artificial vegetative propagation is layering. In some plants like raspberries, the stem can be bent and buried in the soil around the plant. After some time, adventitious roots develop of the stem. This part of stem is known as the layer. The stem can then develop into a new plant. जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होती है ना आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, वो होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, वो होती है माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम जो है टिश्यू सैंपल लिया, मतलब लीफ से या प्लांट के किसी भी पार्ट से हमने सेल्स लिए, उन सेल्स को हमने पेट्री डिश, इसको बच्चे बोलते हैं पेट्री डिश, ठीक है, ग्लास प्लेट्स होती है, आपने अभी तक देख भी ली होगी ये लैब के अंदर, बायो लैब के अंदर। वहाँ पे उन सेल्स को या टिश्यू को हमने अगार के अंदर
अगार एक मीडियम होता है, जेल सा मीडियम होता है, जिसमें अगर हम सेल्स को रखेंगे तो सेल्स को डेवलप करने के लिए, डिवाइड करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो अगार से मिलेंगे उसको, ठीक है। और जितने भी हार्मोन जो कि प्लांट हार्मोन होते हैं वो भी मिलेंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, उनका भी हम रेशो का हम मेंटेन करके रखेंगे। तो बाद में क्या होगा कि वो सेल्स जो हैं वो टाइनी टाइनी प्लांटलेट्स, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, प्लांटलेट्स छोटे छोटे, वो प्लेट में ही ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट दिए हैं, प्रॉपर हार्मोन दिए हैं, सब कुछ दिया है, ठीक है। उसके बाद हर एक प्लांटलेट को हम सोयल के अंदर प्लांट कर देंगे, ताकि वो कम्प्लीटली न्यू प्लांट जो है, होल ऑर्गेनिज्म जो है, होल प्लांट डेवलप कर पाएँ। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि माइक्रो प्रोपेगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक है, ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। टिश्यू स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, चाहे वो लीफ हो या कोई भी प्लांट का पार्ट हो, प्लेस्ड इन ए स्पेशल ग्रोइंग मीडियम अंडर सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पे क्या है कि जो हार्मोनल बैलेंस है, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, हमें इन सब के फंक्शन पता है, हमें पता है कि इनकी प्रॉपर रेशियो ज़रूरी है प्लांट्स को पूरा डेवलप करने के लिए, ठीक है। और ग्रोइंग मीडियम में के अंदर न्यूट्रिएंट, जो कि अगार मीडियम है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं उसको। द टिश्यू इज नरिश्ड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इन द medium until new plants are produced. Orchids, chrysanthemum and asparagus are example of plant cultivated with the tissue culture, ठीक है। तो मैं ये समझा सकती हूँ आपको डायग्राम की हेल्प से कि उस मीडियम में उन सेल्स को, टाइनी प्लांटलेट्स को तब तक रखेंगे जब तक वो डेवलप नहीं हो जाते, छोटे छोटे प्लांट्स नहीं मिल जाते हैं हमें, और बाद में हर एक प्लांट को हम सोयल के अंदर प्लांट कर देंगे, ताकि वो कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म, पूरा प्लांट जो है वो डेवलप कर ले। अब बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस, हम एक बार डिटेल में कर लेते हैं। पहली एडवांटेज है मोर ऑफ स्ट्रिंग्स, विद इन अ शॉर्ट पीरियड मोर इंडिविजुअल्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। हाँ, मैंने बोला कि इकोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट्स होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो काफ़ी नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और टाइम जो लगता है वो भी काफ़ी कम लगता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है हैव सेम जेनेटिक मेकअप एज दी पेरेंट, ठीक है। तो अगर पेरेंट के अंदर कोई अच्छा जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, उसका अच्छा जेनेटिक मेकअप है, तो वो जो है उसके डॉटर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेस टाइम एंड एनर्जी, टाइम कम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है, तभी तो लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है ये, हायर के अंदर तो नहीं होता, लोअर्स के अंदर होता है। देर इज़ नो नीड फॉर द पेरेंट टू फाइंड अ मेट फॉर रिप्रोडक्शन, कोई मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है। नो पेरेंटल केयर, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें कोई पेरेंटल केयर नहीं होती, ठीक है। तो कोई बेबी स्टेज नहीं होती, ना वो बच्चे होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंटल केयर ही नहीं होती उनकी। And finally is easy dispersal. Offspring can be easily moved to other location, start new colonies. No need for male and female movement, ठीक है। तो ये सब जो है वो एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब बात करते हैं एडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिसएडवांटेज होती है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज होती है। इसलिए तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर सिलेक्ट किया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिसएडवांटेज क्या होती है? लेस रेजिस्टेंट। तो अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी, ठीक है, कोई भी पेंडेमिक है या कोई भी कैटास्ट्रोफ है, कुछ भी हुआ है, जैसे वोल्केनो इरप्शन हो गया या भूकंप आया, ठीक है, कुछ भी हुआ है, तो उनके जीन्स में कोई वेरिएशन ही नहीं होती, वो आइडेंटिकल कॉपी होती है, और उनके पेरेंट्स के जीन होते हैं अकॉर्डिंग टू जो पहले वाला एनवायरनमेंट था उसमें रहने के लिए सूटेबल है। उनके जीन्स जो है नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन अब डॉटर तो पेरेंट के आइडेंटिकल है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो वो जो हैं उस नए एनवायरनमेंट में जो भी
नए एनवायरनमेंट में जो भी होगा उससे सेंसिटिव हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी अगर डिजीज़ होगी, अ डिजीज़ कैन ईजिली वाइप आउट द एंटायर कॉलोनी, क्योंकि वो सब आइडेंटिकल है। अगर एक ऑर्गेनिज्म नई एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए या नए डिजीज़ के लिए सेंसिटिव है तो सारी कॉलोनी भी सेंसिटिव है और वो सब खत्म हो जाएंगे। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटर रेजिस्टेंस एंड एडेप्टेशन। वही जो मैंने कहा कि जो एडवांटेज है ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज है। जो ऑफस्प्रिंग्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनका जेनेटिक मेकअप पेरेंट्स से अलग है, इवन उनके सिबलिंग्स से भी, भाई बहन से भी अलग है। तो अगर कोई डिजीज़ है तो हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी ज़्यादा हो, किसी की कम हो। जैसे शुरू में जब कोरोना वायरस हुआ था तो हम कहते थे कि वो बच्चों को ज़्यादा नहीं होता, या ज़्यादा उनको होता है जिनको पहले से ही कोई हेल्थ इशू है और जिनकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, दिस मीन्स द ऑफस्प्रिंग्स आर एबल टू विदस्टैंड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड डिजीज। वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। देयर इज वैरायटी इन द ऑफस्प्रिंग बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ जीन्स। मैंने बताया कि फादर से हाफ जो हमारे जीन्स होते हैं वो फादर से आते हैं, हाफ जो होते हैं वो हमारे मदर से आते हैं, और उनकी मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो हम अपने भाई बहन से भी अलग होते हैं, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं दोनों जीन्स को तो पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन मिलता है हमें। ठीक है, हमारे अंदर अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है उन मिक्सिंग के बाद, उनके जो हमारे भाई बहन हैं उनके अंदर अलग कॉम्बिनेशन होता है, जो कि जेनेटिक्स में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे कि कैसे हम कह रहे हैं कि अलग होता है, क्योंकि हर जीन्स का एलील भी होता है। वो यहाँ पे 1 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, हम पूरी यूनिट जो नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स उसमें समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन जो है क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है, और वेरिएशन काफ़ी ज़रूरी होती हैं एवोल्यूशन के लिए। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, और इसी एडवांटेज की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रिप्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, जनरल रिप्रोडक्शन, जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिर हम प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हमें ह्यूमंस के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।